हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, शाम शाम गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम आधुनिक भारत का इतिहास जो हमारा टॉपिक है इसको हम शुरू करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हमने एंशियंट हिस्ट्री कवर कर ली थी। अब मिडाइवल हिस्ट्री मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। अभी भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको मिडाइवल हिस्ट्री के सवाल देखने को नहीं मिले हैं, इसीलिए मैं जो है उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको पढ़ना है मिडाइवल हिस्ट्री भी बीपीएससी घटना चक्र 2026 की बुक से, तो हम उसको भी कवर करवा देंगे। आप सभी लोग जो है हमारे सेशन से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो है बिना आपके सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपका सपोर्ट हमें जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो आप तक पहुंचाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए हम आपसे जो है एक जो है लाइक के तो हकदार हैं ही। और पूरा जब वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर आप जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाया करेगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो हमारी पुरानी क्लासेज आपके लिए अपलोड करी गई थी और वो भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा बिहार जी के जीएस अलग अलग प्रकाशन की बुक से आपको कराया हुआ है। तो आप सभी जो है उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के सेशन में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक देखेंगे, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इसके अलावा अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये सारे कुछ हमारे छोटे छोटे टॉपिक होने वाले हैं। इनसे संबंधित लगभग हम 30-35 जो है प्रश्न देखने वाले हैं। क्षेत्रीय राज, पंजाब और मैसूर, ये सभी टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आप ये देखने को पाएंगे कि सीधे सीधे जो है यहीं से मिलते जुलते सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपका जो है पीवाईक्यू है वो भी बीपीएससी स्पेशल का, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप टीआरई 4 का जो है पेपर देना चाहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बार बार लाइक और सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में फिर आपसे नहीं कहूँगा, मैं शुरुआत में ही ये बातें बोल देता हूँ। अब देखिए, हम क्लास को शुरू करेंगे, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन भी देखिएगा, आंसर भी देखिएगा, और जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी सवाल आपके बन सकते हैं। देखिए, हमारे सेशन का पहला सवाल क्या कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में कौन हुआ, तो ये आपको बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो जो बार्थोलोमो डियाज था ये नहीं था। वास्को डिगामा ने तो जो है भारत के लिए रास्ते की खोज की थी। अल्बुकर्क भी नहीं था, ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका सी विकल्प हो जाएगा। देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज है या पुर्तगाली ही थे, और प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा का उसने स्वागत किया, और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल या शांत जल की नीति का जो है प्रतिपादन किया था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से पूछा भी जाता है। आगे देखिए, कह रहा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु जो है हुगली का उपयोग कौन करता था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ना तो डच है, ना फ्रांसीसी है, ना आपका अंग्रेज है, ये पुर्तगाली थे, ठीक है, ये पुर्तगाली थे। इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। आगे देखिए, कहा जा रहा है पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में 1613 ईस्वी में किसने, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की थी, ये आपको बताना है। तो गोवा में नहीं की थी, बंगाल में नहीं,
और आरकोट में भी नहीं, ये सूरत में इन्होंने स्थापित की थी। तो आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में जो है सूरत से जो है मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, और किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका था। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया, और इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ जो है स्थापित की। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? या सावली या स्वाली, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं या बहुत जगह ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं सावली लिखा जाता है, कहीं कहीं स्वाली लिखा जाता है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किसने हराया था? अभी आपने देखा था ऊपर कि जो है किसने हराया था। तो कैप्टन बेस्ट द्वारा जो है बंदरगाह की विजय के बाद जो है एकाधिकार की निरंतरता, जो एकाधिकार था पुर्तगालियों का, वो खत्म हो गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जो था थॉमस बेस्ट ही था जिसने हराया था। ठीक है, याद रखिएगा बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1601 भी नहीं, 1774 भी नहीं, 1651 भी नहीं, ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा 1632 हो जाएगा। 1632 हो जाएगा। 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। देखिए, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री स्थापना का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है हमें, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग निरंतर यह प्रश्न पूछता रहता है और इसका उत्तर जो है 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोतों में यह ज्ञात प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। अगला सवाल देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना जो है पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, ये आपको बताना है। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने कब स्थापित किया था। इन्होंने जो स्थापित किया था वो 1632 में ही किया था। कब किया था? 1632 में किया था, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अगला सवाल 7वें नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? 7वें नंबर का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। ये तो बहुत दिन से चली आ रही थी, इसका कोई कारण नहीं था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ये भी गलत था। कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ये भी गलत था। अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का जो है अधिग्रहण कर लिया गया और इसीलिए जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746-47 के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों ही दलों, अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने 1746 में इनके बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। कैप्टन जो है अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और एक्सला सैपल की संधि जो हुई थी, कब हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक्सला सैपल या एक्सला चैपल की संधि जो हुई थी 1748 में हुई थी। इससे जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। अगला सवाल देखिए, 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध था अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो अंग्रेज ने जो 1760 में वांडीवास का जो युद्ध होता है, अब एक देखिए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुआ था। 1 नंबर का सवाल आपका यहाँ से भी बन सकता है। अब ये जो है किसके खिलाफ अंग्रेजों ने लड़ा था, ये आपको बताना है। तो इन्होंने स्पेन के खिलाफ भी नहीं, कर्नाटक के खिलाफ भी नहीं, मैसूर के खिलाफ भी नहीं, ये फ्रांसीसियों के खिलाफ था। याद रखिएगा, फ्रांसीसी के खिलाफ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66 बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, वांडीवास का युद्ध जो है जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली ने किया था। अगला सवाल देखिए,
उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है प्राप्त होता था। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात नहीं, मद्रास नहीं, बंगाल नहीं। ये कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था और यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से ही प्राप्त होता था। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ये आपको बताना है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ये भी आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, दक्षिणी असम भी नहीं और दक्षिणी भारत भी नहीं, असम भी नहीं, गुजरात भी नहीं, ये आपका बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा, सोरा अफीम की बात आएगी तो बिहार को ही आप लोग टिक करिएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पर जो है एक तरफ खोजकर्ता दिया गया है, दूसरा तरफ जन्म स्थान दिया गया है और इससे संबंधित सवालों को आपको मिलाना है। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस जो है इटली का निवासी था। तो पहले का जो है 3 हो जाएगा, पहले का 3 से मिला दीजिए। जैक्स जो कार्टियर था ये कहाँ का निवासी था? तो ये जो है फ्रांस का निवासी था, तो इसको जो है 4 से मिला दीजिए। इसके अलावा अगर देखिए सर फ्रांसिस ड्रेक, ये कहाँ के निवासी थे? तो जो सर फ्रांसिस ड्रेक थे ये यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे, तो ये 3 4 फिर 2 हो जाएगा। और जो फर्डिनेंड मैगलन जिसने धरती का चक्कर लगाया था ये पुर्तगाल का निवासी था, तो ये 3 4 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला ही विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था, यहाँ पर फिर से भी दिया हुआ है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इटली का था, जैक्स कार्टियर जो है फ्रांस का, सर फ्रांसिस ड्रेक जो है यूनाइटेड किंगडम के और फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल के निवासी थे। अगला सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से हमारा ये सवाल होने वाला है। देखिए, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? देखिए, वास्तविक नहीं लिखा है, संस्थापक माना जाता है, ये आपको बताना है। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो है संस्थापक माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा कैसे माना जाता है, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में जो 23 जून 1757 को हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तथा वह 1758 से 60 और 65 से 67 ईस्वी तक जो है बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की थी। अगला सवाल देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो अक्टूबर 1764 में, ये भी याद रखिएगा, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है कौन सा जो है संधि हुई थी ये आपको बताना है। तो इसकी जो है संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में सवाल पूछा गया था। देखिए, बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 जो है इसमें हुई थी। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि हुई और यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। अगला सवाल देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदिवान जो है किसे बनाया? मुर्शिदाबाद का उपदिवान जो है इसने किसे बनाया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान, सिताब राय या राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को इसने जो है मुर्शिदाबाद का जो है उप दीवान बनाया था। इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार के लिए तो राजा सिताब राय की जो है नियुक्ति की गई थी बिहार के उप दीवान के लिए। तो राजा सिताब राय की नियुक्ति जो हुई थी ये बिहार के उप दीवान के रूप में हुई थी। ये भी देख लीजिएगा, सवाल याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी। निजामत
केबे के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रहण करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की जो है नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भी भारतीयों के हाथ में ही था और इन्हीं के द्वारा ही चलाया जाता था। यद्यपि उत्तरदायित्व जो है कंपनी का ही था। अगला सवाल देखिए, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? तो अभी आपने, जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा था तो आपने देखा कि 12 अगस्त 1765 को इन्होंने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इनको दीवानी दे दी थी। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थानीय रूप से दीवानी जो है दे दी थी। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 हुई, इसके तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी पर दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहना पड़ा। अगला सवाल देखिए, द्वैध शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? लॉर्ड क्लाइव बिल्कुल गलत हो जाएगा, हेक्टर मुनरो भी गलत हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले भी गलत हो जाएगा। सर लियोनल कर्टिस को द्वैध शासन का जो है जनक माना जाता है, ये याद रखिएगा, सर लियोनल कर्टिस को। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, सर लियोनल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। अगला सवाल देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? 66वीं बीपीएससी का सवाल है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, प्री 2020 में सवाल पूछा गया था, आप उत्तर भी देख पा रहे होंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो है रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। इसका ए विकल्प, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल के क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो लागू किसने किया था? क्लाइव ने। खत्म किसने किया? तो हेस्टिंग्स ने। ये भी याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और जो है कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को जो है पदच्युत कर दिया था, मतलब इनका पद जो है छीन लिया था। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, ये आप सभी को पता होगा। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर में 11वीं से 12वीं के एग्जाम में 15/12/2023 को ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण। देखिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बांटो और राज करो की नीति के कारण, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बांटो और राज करो की नीति ये अपनाते थे और इसी के नाम पर जो है, इसी जो है जुगाड़ की वजह से इन्होंने इतने दिन जो है भारत पर राज किया। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण रहा बांटो और राज करो की नीति। 68वीं बीपीएससी का सवाल है, देखिए क्या कह रहा है, किसने बंगाल में जो है महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। नहीं, गलत हो जाएगा ये। कॉर्नवालिस भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में, इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, इसमें भू राजस्व की व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवाड़ी पद्धति तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग सम्मिलित था। महालवाड़ी पद्धति में जमींदार और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल के शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी का शब्द प्रयोग होना ज़्यादा उचित था, अतः विकल्प सी सही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर पत्रकों में विकल्प जो है सी ही जो है माना है 37 को। अगला सवाल देखिए, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया?
ठीक है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1713, ये गलत हो जाएगा। 1732 में भी नहीं, 1734 में भी नहीं, ये 1733 में मिलाया गया था, याद रखिएगा 1733 ईस्वी में ऐसा किया गया था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय जो है बंगाल में किया गया था। बिहार के या बंगाल के तत्कालीन नवाब सजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। सेंट्रल डिवीजन जिसमें मध्य पश्चिमी और उत्तरी बंगाल का एक हिस्सा शामिल था, ढाका डिवीजन जिसमें पूर्वी और दक्षिण बंगाल शामिल थे, और बिहार डिवीजन जिसमें उड़ीसा डिवीजन शामिल था। बिहार और उड़ीसा डिवीजन अलग अलग थे। फिर इसको जो है फिर से अलग किया गया था, याद रखिएगा। कब अलग किया गया था आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर टॉपिक से है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी तो आप सभी लोग जानते हैं, मैसूर में नहीं बनाई थी, बेंगलोर में भी नहीं बनाई थी, कोयम्बटूर में भी नहीं बनाई थी। इन्होंने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। 38वीं बीपीएससी का ये सवाल है दोस्तों, 1992-93 में पूछा गया था। देखिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका एक सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने, अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कुस्तुनतुनिया, जो इस्तांबुल आधुनिक का है भी, और काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे। अगला सवाल देखिए, वर्ष जो है अब वर्ष बीच में आपको भरना है कि कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलुरु की संधि पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। तो ये कौन सी जो है ईयर में हुए थे, तो मैंगलुरु की संधि जो हुई थी दोस्तों 1782 में नहीं हुई थी, 1779 में भी नहीं हुई थी, 92 में भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा 1784 में। तो 1784 में मैंगलुरु की संधि हुई थी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में, याद रखिएगा। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी और इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी का जो है अंत हो गया था। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके साथ की थी ये आपको बताना है। अंग्रेजों ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये किसके साथ की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हैदर अली नहीं, डुप्ले भी नहीं, नंदराज भी नहीं, ये जो है टीपू सुल्तान थे। ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ की गई थी। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 ईस्वी तक का अवसान जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 द्वारा खत्म हुआ था और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से जो है टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का जो है आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्रों अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला सवाल देखिए, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है किससे प्राप्त किया था। जो रणजीत सिंह से इन्होंने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो ये जो है इन्होंने शाह सूजा से प्राप्त किया था। याद रखिएगा शाह सूजा से। तो इसका जो है हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ये सवाल जो है 41वीं बीपीएससी पर 1996 में पूछा गया था। देखिए पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल के गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में ईस्वी में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अगला देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1850 में नहीं हुआ था, ना तो 1895 में, ना ही 1905 में, ये हुआ था 1900 में। ठीक है, 1900 में। सी विकल्प सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था, जिससे कृषकों को
जो है जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। कृषकों की जो भूमि थी ये गैर कृषकों के पास जानी जो है बंद हो गई थी। 1900 ईस्वी में ये पारित हुआ था। अगला सवाल देखिए, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य की थी ये आपको बताना है। अंबाबाई जो थी एक स्वतंत्रता सेनानी थी और ये जो है भारत के किस राज्य से संबंधित थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कहाँ की थी, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। केरल की भी नहीं है, ये आपका कर्नाटक की थी, याद रखिएगा। कर्नाटक की डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, अंबाबाई का जन्म 1889 में तत्कालीन मैसूर राज्य अब कर्नाटक में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत की जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये जो है कर्नाटक से संबंधित थी। और आज का ये प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न था दोस्तों, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है इसमें ज़्यादा सवाल हैं गवर्नर और वायसराय। ठीक है, गवर्नर और वायसराय हमारा जो टॉपिक होने वाला है इसमें ज़्यादा सवाल हैं, तो मैं अगर शुरू करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा अभी हेल्थ उस टाइप का नहीं सही हो पाया है कि मैं लंबा सेशन ले सकूँ। जैसे एक बार जो है फुल्ली फिट हो जाऊँगा, जुकाम जो है काफ़ी ज़्यादा है, खांसी भी आ रही है, दवा मैं ले रहा हूँ, जैसे ही सही हो जाऊँगा उसके बाद आप सभी के लिए मैं पूरा जो है कम से कम 50 प्रश्नों का जो है सेशन लिया करूँगा। और क्योंकि अभी एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन भी नहीं आया है इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं और आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाया करे और आपको चीज़ें भूले भी ना। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना, क्योंकि बिना एनसीईआरटी और बिना एससीईआरटी के जो है आप जो है बेस तैयार नहीं कर सकते हैं। अधिकतर सवाल जो है 80% सवाल आपके जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी एससीईआरटी जरूर पढ़नी है। जो लोग जूनियर का एग्जाम देने वाले हैं वो केवल 10 तक का पढ़ लेंगे तो भी चल जाएगा। तो आप लोग मेहनत करके उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं उसके भी पीवाईक्यू आप सभी को कराने का प्रयास करूंगा और पिछले हमारे कुछ सेशन जो है उसके पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा चैनल पर जाकर। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से जारी रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जाते जाते अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा।